ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करेंगे और वो विषय है राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, जनता किसके पाले में, जनता किसके भरोसे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश जो है वो एक उसका गणतांत्रिक ढांचा है, संघीय ढांचा है। इसीलिए यहाँ पर हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उस लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, विधानसभाओं के हर प्रांतों की विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। उनके मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव में जिस प्रांत में चुनाव हैं उस प्रांत के अपने मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे दोनों के कॉमन भी हैं, लेकिन अधिकतर मुद्दे अलग अलग होते हैं। और हमारे यहाँ बहुराष्ट्रीय हमारे देश है, मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल भाषाएं हैं, मल्टीपल बोलियां हैं। इसलिए संघीय ढांचे के साथ साथ हमारा जो प्रांतीय ढांचा है या प्रांतीय भाषाएं हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व हुआ है। लेकिन आम आदमी जो है वो किसकी ओर देखता है, अपनी समस्याओं को समाधान के लिए वो किसकी ओर ताकता है, कौन सा है या दोनों मिल करके समस्या समाधान करते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी होती है। कई जगह प्रांतीय पैरोकियलिज्म से नुकसान हुआ है। कई जगह अगर जब तक आपका प्रांत सुदृढ़ नहीं होगा, आपका धरातल सुदृढ़ नहीं होगा तो आप सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे। ये सब बातें भी हैं। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जनता को किस पर ज़्यादा भरोसा है, जनता के कल्याण के लिए कौन ढांचा है, प्रांतीय ढांचा या केंद्रीय ढांचा जो है वो ज़्यादा उसके लिए मुनासिब होता है, या दोनों मिल करके उनका समस्या का समाधान करते हैं। इस बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है 3 व्यक्तियों को। एक व्यक्ति हमारे बाद में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। बाईं और दाईं ओर बैठी हैं श्रीमती नम्रता कोठारी। ये पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है साउथ सिटी कॉलेज में, साउथ। उनके पास ही बैठे हैं श्री प्रभात तिवारी। ये टीएमसी की यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। और उनके पास बैठे हैं पत्रकार ओम प्रकाश सिंह, हिंदुस्तान समाचार से। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं नम्रता कोठारी जी से। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूँकि पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आपकी क्या बोलती है, ये जो 2 ढांचे हमारे यहाँ, केंद्रीय और प्रांतीय ढांचे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, इसमें आपस के टकराव भी हैं और दोनों का समन्वय भी है। तो जनता को लाभ पहुँचता है इन दोनों से, क्या स्थिति बने कि जैसे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, हम आपसे जानना चाहेंगे। निर्मलता जी। पहले बहुत बहुत धन्यवाद नेवर जी, मेरे को फिर से स्टूडियो में बुलाने के लिए। अभी जो बंगाल का माहौल बना हुआ है ये पूरे देश के लिए ये चर्चा का विषय है कि किस तरह कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या रुख लेगा, उसके क्या रुझान होंगे, क्या स्टेप लेने से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। पर इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी इलेक्शन के लिए आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स ऐसा रहा है शुरू से ही। आप सीपीएम के टाइम देखिए, अभी टीएमसी के टाइम देखिए, या आगे भी जो पार्टी आएगी, यहाँ का पॉलिटिक्स का एक अलग ही बोलेंगे रूप है, जहाँ पर यहाँ पर खाली पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और आम आदमी लोग भी इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो किसी भी स्टेट में नहीं है। और यहाँ पर चर्चा ही होती है इलेक्शन की, कौन पार्टी जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या करेगा। तो ऐसे बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, पर्टिकुलरली इस बार, क्योंकि जहाँ पर एसआईआर को लेके इतना तरह का कंट्रोवर्सी चल रहा है। एसआईआर हम लोग सब जानते हैं इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए, पर जिस तरह से हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरी तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो इतने ह्यूज पॉपुलेशन के लिए इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कभी भी इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सही से इसका आंकलन होना बहुत मुश्किल का काम है। सेकेंडली जो है कि इलेक्शन में जो हम लोग देख रहे हैं विभिन्न तरह के जो
हिंसा बोल रहे हैं चारों तरफ। हम लोग कुछ ही दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही हम लोग देखे किस तरह मालदा में हमला हुआ, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या फिर बोल भी नहीं रहा है कि ये चीज़ सही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर दोषारोप कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। आज अगर हम डेमोक्रेसी देखें कि सब कुछ जनता के हाथ में छोड़ दें, उन लोग जैसा इच्छा करे जो, तो ये कभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी हम लोगों को क्या सिखाता है कि हम लोग भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग शांतिपूर्ण सब चीज़ को सुलझाएं, हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंटैक्ट रहे और कोई भी किसी तरह का द्वंद्व में, प्रॉब्लम में या फिर हिंसा के तरफ या वायलेंस के तरफ हम लोग नहीं मुड़े। पर ये जो अभी इलेक्शन का जो रुझान आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, पर ये जिस वे में बढ़ रहा है ये कभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आखिर तो वो बना है आदमी से तो ऊपर नहीं है कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन बीइंग से कोई भी ऊपर नहीं है। तो हम लोगों को हरदम ये देखना चाहिए किस तरह लोगों का भलाई हो, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हो, वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतना अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, फूड स्केर्सिटी है, डेवलपमेंट का समस्या है, वो सब चीज़ हम लोग नहीं देख के हम लोग खाली इसी चीज़ में पड़े हैं कि नहीं ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, हम आने से ये करेंगे, वो आने से ये खराब करेगा। तो हम लोगों को लगता है अभी टाइम हो गया, ये टाइम आ गया कि हम लोग को इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल भी अगर हम लोग सिनेरियो देखें, जिस तरह से अभी युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, और जिस तरह सब चीज़ महंगी हो रही हैं, आने वाला टाइम और भी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए हम लोग को अपने छोटे संकीर्ण मतभेद को कम करके हम लोगों को डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, जो राष्ट्र हित के लिए होगा और स्टेट हित के लिए भी। प्रोफेसर नम्रता कोठारी जी का कहना है कि प्रांतीय ढांचा और केंद्रीय ढांचा जो है आपस में अगर कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो देश को बहुत नुकसान होता है, और अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो फायदा भी होता है। उन्होंने कहा कि इसके एक ही उपाय है कि कुछ जो मुद्दे हैं हमारे अभी सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं, प्रांतों के मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों पर कंसंट्रेट करे वो, तो क्षेत्रीय दल भी अच्छा काम कर सकते हैं और केंद्रीय एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा कहना है प्रोफेसर नम्रता कोठारी जी का, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। आइए हम बात करते हैं श्री प्रभात तिवारी जी से। प्रभात तिवारी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, तृणमूल कांग्रेस का जो यूथ विंग है, विभिन्न संस्थाएं यूथ की, उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनके समन्वयक हैं। प्रभात जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उसको अभी तक क्षेत्रीय पार्टी ही माना जाता है, बंगाल तक सीमित है। हालांकि कोशिश की गई थी, ममता जी ने कोशिश की थी कि इसको अन्य प्रांतों में भी हम ले जाएं, लेकिन वो कोशिश अभी तक सफल नहीं हुई। चूँकि ममता जी पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, बहुत वर्षों तक कांग्रेस में रही हैं, इसलिए उनका एक आउटलुक तो ज़रूर नेशनल आउटलुक है, बहुत क्षेत्रीय आउटलुक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चुनाव के अंदर में उन पर ये अभियोग लगाया जा रहा है, उस चुनाव में उन्होंने बहुत ज़्यादा बंगाली की बातें की हैं, इससे कुछ लोग क्षुब्ध भी हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो आज का मुद्दा उठाया नेवर जी, बहुत ही सही मुद्दा है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस जो है सर्वभारतीय दल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ नियम ऐसे हैं कि वो समय समय पे मापदंड जो होता है तो वो उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसके वजह से आप इसको क्षेत्रीय कह सकते हैं। लेकिन हमारा दल जो है वो सर्वभारतीय दल है, और आज संसद में हम जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सत्ता पक्ष, विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और तीसरा नंबर हमारा है सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो इसको आप क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर संसद में हमारा तीसरी भागीदारी है तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की, तो देखिए कोई छोटा भाई होता है, कोई बड़ा भाई होता है, परिवार में भी होता है। तो छोटा भाई का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके काम कुछ कम हो गए, या बड़ा भाई हो गया तो उसके काम ज़्यादा हो गए। संविधान ने हमें बताया है कि सबको मिलजुल कर रहना है, और मतदाता को सबसे अच्छी फैसिलिटी मिले इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, जो कि संविधान ने हमें दिखाया है। लेकिन
आज संविधान को बदलने के लिए केंद्रीय जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहते हैं वो पूरा बदलने का तैयारी कर रहे हैं। जैसे एसआईआर को लेकर देखिए, एसआईआर हर बार हुआ है, 8 बार हुआ, भारत देश में 8 बार हुआ है और होना भी चाहिए। लेकिन एसआईआर जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने किया है, अब तक कम से कम 300 लोगों की मृत्यु पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। 12 स्टेट में एसआईआर हो रहा है। मैं 12 स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंगाल की सिर्फ बात कर रहा हूँ। और उसमें बीएलओ जो कि इस प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं, या BLA 2 मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है 200 के ऊपर। क्यों? ऐसा कार्य कभी भी नहीं हुआ है कि रात को 12 बजे कोई खबर आ गई कि आपको कल ये करना है, सुबह 4 बजे ये मैसेज आ गया कि कल आपको ये करना है। ऐसा भारत के संविधान ने नहीं कहा है कि आप कोई भी मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आपको बाकायदा नोटिफिकेशन करना पड़ता है लिखित में। तो एसआईआर को जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ऐसा गलत काम किया है कि पूरे वोटर को परेशान कर दिया है। और 90 लाख वोटर अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें पश्चिम बंगाल से 90 लाख वोटर जो हैं उनका नाम कट चुका है। कुछ की मृत्यु हो गई है, उनका कटना लाजमी है। कुछ शिफ्टेड है तो ठीक है, उनका कटना लाजमी है। लेकिन 50% लोग आज भी जेन्यून हैं जो तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कटने के बाद उनको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि एडजुडिकेशन और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी 2 ऐसे वर्ड इन्होंने यूज किया है जो कभी भी भारत देश में नहीं लागू हुआ था। और उसके बाद हम लोग की माननीय नेत्री ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट से जाकर हमें कुछ राहत मिला है, वोटरों को कुछ राहत मिला है, लेकिन पूरी राहत नहीं मिली है। क्योंकि अभी भी 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को यहाँ चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और अभी तक जिस मतदाताओं का नाम कट चुका है, ऑनलाइन में जो है एरर दिखा रहा है, ऑफलाइन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, एडजुडिकेशन में कितने नाम और कटेंगे किसी को पता नहीं है, फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर ऐसा नंगा नाच किया है पूरे भारत देश में जो कभी नहीं हुआ है। 15 मार्च को यहाँ 4 बजे इलेक्शन अनाउंस होता है, राष्ट्रीय पार्टी जो हैं उनके दबाव में, और रात को सारे IPS IAS जो है बदल दिए जाते हैं, कहते हैं कि ये बेकाम के लोग हैं। और फिर 2 दिन बाद उनकी पोस्टिंग तमिलनाडु में, केरला में जहां चुनाव हो रहे हो जाती है। तो मैं प्रभात तिवारी मैं गलत हूं इसलिए मुझे हटा दिया गया, और 2 दिन बाद कहते हैं कि नहीं प्रभात तिवारी बड़े अच्छे हैं वो तमिलनाडु में। तो ऐसा मैंने कभी भारत के संविधान में या भारत में कभी नहीं दिखा जैसा राष्ट्रीय पार्टी जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने किया है। साथ में इलेक्शन कमीशन को लेकर उनकी ऑफिस जो है शिफ्ट हो गई है स्टैंड रोड में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस शिफ्टेड ऑफिस में बंच का बंच, जबकि हम नियम पढ़ते हैं कि एक जो है एक व्यक्ति जो है एक BLA 2 जो है 50 से ज़्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता है एक बार में, लेकिन वहाँ हजारों के हजार बंच बनाकर उस नए दफ्तर में जो है जमा किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन बोलिए या राष्ट्रीय पार्टी बोलिए, इन्होंने क्या किया है। लेकिन हम, चाहे हमें क्षेत्रीय पार्टी बोलिए या राष्ट्रीय पार्टी बोलिए, लेकिन हमने जनता की आवाज़ उठाई है। हम वहाँ पर 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई जो है गलत काम नहीं हो। और क्षेत्रीय वही मैंने कहा ना कि छोटा भाई और बड़ा भाई, तो छोटा भाई का काम कम नहीं होता है, बड़ा भाई का काम ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहता है और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई छोटा भाई कहता है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वोटर जो है वो सरकार चुनता है। यहाँ पर मोदी बाबू जो हैं वो सरकार के माध्यम से वोटर को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से 90 लाख वोटर को काटा गया है। और लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसके पास क्लास 10 का एडमिट कार्ड है, उनके नाम काटे गए हैं। हमारे मंत्री 3 मंत्रियों को एडजुडिकेशन में डाल दिया गया, 12 MLA को एडजुडिकेशन में डाल दिया गया।
अब बताइए कि अगर वो 4 बार 5 बार का एमएलए है, 2-3 बार का मंत्री है, तो वो एडजुडिकेशन में कैसे आ गया? अमर्त्य सेन साहब जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनका नाम एडजुडिकेशन में डाल दिया गया। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राजनेता का नाम एडजुडिकेशन में डाल दिया गया। अगर वो गलत वोटर थे तो 2024 में मोदी बाबू जो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, तो इसका मतलब वो भी गलत प्रधानमंत्री है, तो उनको भी हटना चाहिए प्रधानमंत्री से। एडजुडिकेशन के नाम पे आपने कहा घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तो आज तक कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिया मिले हैं, ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब बता दें। इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार पूछा है, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैं यही कहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी रहे, छोटा भाई बड़ा भाई रहे, लेकिन मिलकर जनता काम करे, यही मैं चाहूंगा। श्री प्रभात तिवारी ने कहा कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल की तुलना उन्होंने बड़े भाई छोटे भाई के साथ की है। मतलब दोनों एक ही उधर से पैदा हुए हुए हैं, उनमें आपस में एक भाईचारा होना चाहिए, तब जाकर के प्रांत का विकास हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने कई बातें हमारे सामने रखी। उन्होंने SIR के बारे में कहा कि SIR से करने में उस पूरे प्रक्रिया में 300 लोगों की मृत्यु हो गई। BLA जो है उसमें 200 लोगों की मृत्यु हुई। एक तनावपूर्ण दायित्व दिया जाता है, रात भर आपको काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो गया वोटर परेशान है। एक अनिश्चित स्थिति हो गई है, कितने वोटर काटे गए हैं, कितना नहीं काटे गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बता नहीं पा रहा, न BJP पार्टी बता पा रही है। और तबादले इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी तबादले नहीं हुए। चुनाव में ये बात है कि इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में प्रशासन रहता है और चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा तबादला आज तक हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ जितना कि बंगाल में हुआ। ऊपर से नीचे सारे लोगों के तबादले कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि जो अच्छे अच्छे लोगों के नाम, अमर्त्य सेन जैसे एक नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम, जो हमारे बड़े बड़े राजनेता थे, जो वर्षों से राजनीति करते हैं, सब वेल नोन पर्सन्स हैं, उन सब के नाम एडजुडिकेशन में डाल दिए गए हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, इससे बहुत नुकसान होगा और इसको ये स्थिति के साथ साथ ये डेमोक्रेसी का क्षय होगा, ऐसा कहना है श्री प्रभात तिवारी का। इस प्रकार हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रोफेसर नम्रता कोठारी से बात की, प्रभात तिवारी से बात की, एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं, एक पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, जनता किसके भरोसे। और अभी हमने पहले दौर में प्रोफेसर नम्रता कोठारी जी जो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, और उसके पश्चात प्रभात तिवारी जी जो तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अभी भी हमारे बीच में डॉक्टर निखिल प्रसून, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ने अभी तक ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसून। हम आपका समय आने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके पहले हम बात करते हैं श्री ओम प्रकाश सिंह से। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश सिंह, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदुस्तान समाचार एक न्यूज़ एजेंसी है, एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी जो हिंदी में अपनी सेवाएं देती है, समाचार पत्र सेवाएं देती हैं। उनके मुख्य संवाददाता हैं। ओम प्रकाश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल की बातें कर रहे थे। समाचार एजेंसी के हिसाब से या समाचार दाताओं के हिसाब से आपका क्या अनुभव है इन क्षेत्रीय दलों के बारे में और राष्ट्रीय दलों के बारे में? एक प्रांत के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन ज़्यादा काम कर सकता है, कौन ज़्यादा नज़दीक है, और अभी ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनता कैसे चुने कि कौन हमारे हित में काम कर सकता है? श्री ओम प्रकाश सिंह। धन्यवाद सर। सबसे पहले ताजा टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि दोनों दलों में से कौन जनता के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो सर भारत में भाषाई, सांस्कृतिक और कई तरह की विविधताएं लंबे समय से रही हैं, आदिकाल से रही हैं, और इनको समावेशित करके और देश हमेशा से चलता रहा है। उसी तरह से राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल दोनों जो हैं, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि बड़े भाई और छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय दलों की बात करें तो ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के अपनी नीतियां बनाती हैं। इससे होता यह है कि कई बार क्षेत्रीय दलों मतलब जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय लेवल की हैं, जो भाषाई मुद्दे हैं, जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, वो छूट जाते हैं।
इसीलिए क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ था 60 से 70 के दशक में। जैसे सबसे पहले डीएमके का गठन हुआ, उस डीएमके का जो नाम ही है द्रविड़ मुनेत्र कणगम, ये एक स्थानीय भाषा, एक स्थानीय पहचान को लेकर बनी। फिर असम गण परिषद बनी। इस तरह से ये दल बने और बनने के बाद चुनाव लड़ा, और उस समय जो भारत का राजनीतिक आसमान था जिस पे कांग्रेस का कब्जा था, उनको चुनौती दे करके इन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद क्षेत्रीय दलों की शुरुआत हुई, लेकिन समय के साथ देखा क्या गया कि क्षेत्रीय दलों का जो जनाधार है वो कई जगहों पर क्षेत्रीय हो जाते हैं। जैसे कहीं कहीं जाति आधारित हो जाती हैं, कहीं कहीं भाषा आधारित हो जाती हैं, कहीं समुदाय आधारित हो जाती हैं। तो जब भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है जिन पे इन्हें कोऑर्डिनेट करने की बात आती है, तो ये पार्टियां सबसे पहले अपने पार्टी का हित देखती हैं। इससे कई बार होता यह है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं या राष्ट्रहित के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। क्षेत्रीय दलों की दूसरी समस्या है कि अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उन पे एक परिवार या एक व्यक्ति का कब्जा है। आप लालू यादव की पार्टी देख लीजिए, आरजेडी, या वैसे तो टीएमसी भाई साहब बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही इसे भी देखा जाएगा, जहां ममता बनर्जी के अलावा किसी दूसरे चेहरे को बहुत ज़्यादा तवज्जो समय के साथ अभी भी नहीं मिला है। और शायद एक अभिषेक बनर्जी को छोड़कर, वैसे तो सभी नेताओं का बहुत अच्छा महत्व है पार्टी में, लेकिन उभार की बात अगर करें तो जैसे अभिषेक बनर्जी को महत्व मिला, अगर वो आदरणीय सीएम के परिवार से नहीं होते तो शायद वो महत्व नहीं मिलता। तेजस्वी यादव को हम लोग देख ही रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जो यूपी की है। मेरे कहने का मतलब क्षेत्रीय दलों में एक जो व्यक्तिवाद और उसके बाद परिवारवाद आता है, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। अब जहाँ तक लोगों की समस्याओं के समाधान की बात है, तो जनता के करीब वही पार्टियां आ पाती है जो उनसे जुड़े व्यक्तिगत मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, और इसमें क्षेत्रीय दल जो हैं वो अव्वल हैं। अब जब समाधान की बात करें तो अगर क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राष्ट्रीय दलों के साथ बेहतर तालमेल कर सकें तो सबसे बेहतर है। उसी तरह अगर राष्ट्रीय दल हैं, उनके भी नेता स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय ही होते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ अगर क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्रमुखता से लेकर चलें तो और बेहतर है। इसीलिए इस देश में जब 1980 के दशक से गठबंधन की शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी सरकारें चलने लगी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रमुखता से उठने लगे और क्षेत्रीय मुद्दे भी उठने लगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि दोनों ही ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है और क्षेत्रीय पार्टियां लोकल लेवल पे ठीक हैं, लेकिन दोनों के मुद्दे जो हैं, जब राष्ट्रहित की बात हो तो दोनों दल साथ रहें, और जब स्थानीय स्तर की बात हो तो राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों के साथ होना चाहिए। धन्यवाद सर। श्री ओम प्रकाश सिंह जो हिंदुस्तान समाचार के मुख्य संवाददाता हैं, उन्होंने कहा कि एक स्थानीय पहचान क्षेत्रीय पार्टियों की बन जाती है, राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाती, ऐसा देखा गया है। सबसे पहले डीएमके का प्रादुर्भाव हुआ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का। उन्होंने उस वक्त पूरे भारत में कांग्रेस का था, पूरे राजनीतिक आकाश में कांग्रेस छाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस को भी चुनौती देकर एक क्षेत्रीय पार्टी जीत गई डीएमके। और ऐसे भी आपको अगर इतिहास हम पढ़ें तो देखेंगे सन 1960 में क्षेत्रीय दलों में 1960 के दशक में उत्तरार्ध के लंबे समय तक चली आ रही क्षेत्रीय संस्कृतियों के बीच में भारतीय राजनीति में अपने पैठ बनाया शुरू किया था। आज हमारे यहाँ देश में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि राष्ट्रीय पार्टियाँ वहाँ पर पाँव नहीं जमा पा रही हैं। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर देखा जाए, कांग्रेस का भी हम लोगों ने बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनको देखा जाए तो दक्षिण में उसका अस्तित्व ही आपको नहीं मिलेगा। डीएम आज तमिलनाडु में उसका एमएलए नहीं है, केरल में उसका एमएलए नहीं है, आंध्र में और तेलंगाना में उसके एमएलए नहीं है, और जो भी है उत्तर भारत में है। अब क्वेश्चन है, जब मुद्दों सामने आते हैं तो किस मुद्दों को चुनेंगे, वो अपना एक्सपेंशन कहाँ करेंगे? उत्तर भारत दक्षिण भारत अभी तक नहीं हो पाया। वही स्थिति कांग्रेस की भी है, कांग्रेस की स्थिति भी कांग्रेस से उड़ गई है कई जगह। कांग्रेस पार्टी वैसे कहने को सीपीएम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन सीपीएम एक प्रांत तक सीमित गई, एक कि दो प्रांतों तक सीमित। ये एक विडंबना है हमारे। आइए हम बात करते हैं इस बारे में, जिसका मैंने बताया था कि डॉक्टर निखिल प्रसून भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रसून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो विरोधाभास है, इसमें आप बीजेपी को खासकर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पाते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा उठाया है बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि हमने देखा कि, और हम जानते हैं कि भारतवर्ष जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है
और सबसे जीवंत गणतंत्र भी है। और इसमें जो विविधता है, भारत की जो विविधता है और विविधता में जो एकता, इसकी खूबसूरती है, इसी का प्रकटीकरण जो है राजनीतिक परिदृश्य में भी होता है। और इसी के तत्वावधान में हमने देखा कि पहले पूरी तरह कांग्रेस छाई हुई थी, उसके बाद बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है तो जनसंघ पहले थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव स्थापित किया। और उसके बाद 80-90 के दशक से जो कोalition पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गणतंत्र को पुष्पित पल्लवित करने के लिए क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय दलों की जो अपनी मान्यता है उसके पीछे हमारा यह स्पष्ट मानना है कि देश की जनता का भरोसा किस पर है, जो आपका यह आज का जो शीर्षक है। तो देश की जनता का जो भरोसा है वो देश की एकता और अखंडता पर है, देश की स्थिरता पर है और देश के समग्र विकास पर है। आज भी ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, एक समग्र देश को ध्यान में रखते हुए एक नीति की अगर हम चर्चा करें तो उसके लिए हमारे सामने राष्ट्रीय दल ही आते हैं। क्या धारा 370 को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के या बाकी मुद्दों को लेकर के क्या क्षेत्रीय दलों का कोई स्पष्ट मान्यता रही? तो इन सब प्रश्नों पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ उसके कारण क्या थे? क्या हम अपनी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो भाषाई आकांक्षाएं हैं, जो वहां की जो सांस्कृतिक विरासत है, क्या उसको राष्ट्रीय दलों ने उसकी पूर्ति नहीं की, खासकर शुरू में कांग्रेस ने? इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ। और क्षेत्रीय दलों जैसा कि आपने देखा कि आप असम गण परिषद से लेकर के डीएमके से लेकर के फिर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस इत्यादि, अब हमें यह देखना है कि इन क्षेत्रीय दलों में जो व्याप्त विसंगतियां हैं उसकी चर्चा हमारे मित्र ने की है। और हमने देखा कि उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल परिवारवाद के शिकार हैं, परिवार संचालित क्षेत्रीय दल हैं, उनका एक जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी अणुगूंज जो है सो हमें सुनाई देती है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर वो पूरी तरह से उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। कई बार वो अस्थिरता के ध्वजवाहक हो जाते हैं। इसको लेकर के गणतंत्र में कई बार कमजोरी या विसंगतियां भी आती रही हैं, ऐसा हमने देखा है। तो आपने देखा कि लेकिन यहां का मतदाता काफी जागरूक है। स्प्लिट वोटिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा, उड़ीसा में हमने देखा कि पिछले चुनाव में एक दिन चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो है तो बीजू जनता दल को एक राज्य सरकार के गठन के लिए लोगों ने चुना और फिर भारतीय जनता पार्टी को सांसद के रूप में फिर। लेकिन जब उड़ीसा की जनता ने देखा कि नहीं, हमें एक ऐसा दल चाहिए जो कि राज्य का संचालन के, जो कि केंद्र के साथ उसकी नीतियों के साथ जिसका अवलंबन स्पष्ट हो, ताकि जो डबल इंजन का जो फॉर्मूला चला, तो उसलिए उन्होंने फिर से दोबारा जब चुनाव हुए उसमें उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल के प्रति जो समर्थन है उसे तिलांजलि दिया। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय दल को अपने राज्य को संचालित करने का जिम्मा उड़ीसा के रूप में आपने दिया। तो आज का जो वोटर है, आज के जो मतदाता है, वो पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। आपने देखा कि क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का किस तरह प्रभाव था, लेकिन परिवारवाद और जातीय राजनीति से जो उपजा हुआ असंतोष था उसने उन पार्टियों को कई बार काफी हद तक सीमित भी किया। आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो एमपीज की संख्या थी इस चुनाव को छोड़ने तो काफी कम हो गई थी। आज राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति है? अब मेरा यह मानना है कि क्षेत्रीय दलों को यह चाहिए कि अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रीय बनाए और परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आधारित। आज भी हम सुनते हैं कि राज्यसभा की सीटों के लिए जो खरीद बिक्री सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों में होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें वित्त पोषण करने के लिए और कोई जरिया नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में अपराध और पैसे का चलन और जो परिवारवाद की वजह से उपजी विसंगतियों को समाप्त करना चाहिए क्षेत्रीय दलों को, और एक तरह से राष्ट्रीय दलों को भी उन्हें एक समावेशी विकास के तहत जो है सो एकाकार होकर के भारतीय लोकतंत्र को और फिर से पुनर्जीवित और एक तरह से पूरी तरह से संपुष्ट करने की दिशा में दोनों को मिलजुल करके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर निखिल प्रसून ने इस सारी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच में जो स्थितियां हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से उनका आकलन किया। उन्होंने उसकी विसंगतियों पर चर्चा की। उन्होंने खास कर उदाहरण दिया उड़ीसा का
कभी कोई ज़माने में लोग पार्लियामेंट के लिए उड़ीसा को में वोट देते थे बीजेपी को, असेंबली देते थे बीजू जनता दल को, लेकिन बाद में उन्होंने समझा भी ऐसी एक पार्टी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों को संभाल कर रखे, दोनों में समन्वय हो। उसका इस बार अन्यथा ये हुआ कि वहाँ पर प्रांत के चुनाव में भी बीजू जनता दल खत्म हो गई और वापस भाजपा आ गई। उन्होंने कहना था कि जनता का जो भरोसा है वो हमेशा एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर रहता है, न कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण करके, क्योंकि प्रतिरक्षा है, ऊर्जा है, जो देश की बड़ी समस्या है, जिसका हर जगह, हर स्टेट में, हर प्रांत में, पंचायतों तक में असर पड़ता है, वो राष्ट्रीय समस्या है। 370 को ले लीजिए आप, चाहे आप से कॉमन सिविल कोड को ले लीजिए, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जैसे जैसे देश की जनता जागरूक होगी, जैसे जैसे समझेगी मुद्दों को, राष्ट्रीय दलों की महत्व बढ़ेगा। राष्ट्रीय दल का मतलब ये नहीं कि वो क्षेत्रीय जो हित है उनको इग्नोर करें। तो वो है, जब पहले भाजपा भी पहले जनसंघ थी, फिर उन्होंने एक राष्ट्रीय आवाम भारतीय जनता पार्टी, और उस हिसाब से एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वो कर रही है। राज्यसभा के अंदर में भी जो चुनाव में झमेला होते हैं वो वित्तीय पोषण को लेकर के होते हैं, तो उनकी जो पारिवारिक जो सीमाएं हैं और पारिवारिक जो हित है उनसे ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मुद्दे ही अंतोगत्वा कुल मिला करके साकार होते हैं, ऐसा डॉक्टर प्रसून जी का बोलना है। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बातचीत की। हम उनके कुछ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, जनता किसके भरोसे। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री ओम प्रकाश सिंह जो पत्रकार हैं, हिंदुस्तान समाचार संबंध रखते हैं, और डॉक्टर निखिल प्रसून जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको हमने सुना। खासकर निखिल प्रसून जी ने एक विश्लेषण दोनों पार्टियों के बारे में अच्छे दिया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार राष्ट्रीय दल जो है ज़्यादा महत्व क्यों रखते हैं, क्या कारण उसका, ये उन्होंने अपने हिसाब से बताया। आइए बात करते हैं नम्रता कोठारी से फिर से। नम्रता जी, दो एक बातें उठाई गई हैं। ऐसा कहा गया, सभी ने कहा, क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद बनना पड़ता है, वो एक संकुचित हैं, एक क्षेत्र के हित में सोचते हैं, एक बार उन क्षेत्र के हित के लिए वो कोई परिवार से शुरू नहीं होता, लेकिन पारिवारिक पार्टियाँ बनती जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। चाहे आप लालू जी के पार्टी को ले लीजिए, यहाँ तक कि ममता जी को भी पार्टी के लोग बोलते हैं वो ममता की इर्द गिर्द रहती है, उनका भतीजे का है, डीएम के द्रविड़ पार्टियों के अंदर में है, असम गणतंत्र जो वहाँ के लोकल। ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं, और जब तक राष्ट्रीय मुद्दे सामने नहीं आएंगे उनका समाधान नहीं हो सकता है। भले वो डिफेंस का मामला हो, ऊर्जा का मामला हो, आज दुनिया की लड़ाई हो रही है, तो आज को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण पहुँच रही है, वरना ये राजनीति बहुत नहीं पहुँच सकती। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, मेरे जो पूर्व प्रवक्ता लोगों ने जो इन लोगों ने विश्लेषण दिया कि किस तरह क्षेत्रीय और नेशनल और स्टेट लेवल दोनों ही क्षेत्र में किस तरह मिलजुल के रहना चाहिए, पर ये तभी पॉसिबल है और हम लोग ये परिवारवाद और ये सब से तभी उठ के आ सकते हैं अगर हम लोग अपना दृष्टिकोण बदलें। अपना जो छोटा छोटा संकीर्ण दृष्टिकोण से उससे हम लोग को उठ के ऊपर आना होगा, तभी जाके हम लोग परिवारवाद से पीछा छुड़ा सकेंगे। अगर हम लोग सब सोचेंगे कि हम लोग का सेल्फिश इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बात बाकी जाए सब ऐसे ही, वो चीज़ नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ मैं और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में आप लोग का दृष्टि आकर्षित करना चाहूँगी। हम लोग सब बात कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन हो रहा है, इसमें ये कमियां हैं, ऐसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर हम लोग कोई नहीं सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, इससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर 4-5 साल में इलेक्शन होगा और हर बार वेस्ट बंगाल को क्या यही देखना होगा आम आदमी लोगों का क्या गलती है, उन लोग क्यों हर बार सफ़र करेंगे, किसी कोई विधवा हो जाएगी ये वायलेंस के चलते, किसी के माँ के कोख उजड़ जाएंगे, ये चीज़ हम लोग बार बार क्यों फेस करेंगे।
तो मेरी ये विनती है आप लोग सभी लोग से, क्योंकि हम लोग अभी टीवी पे आप लोग सभी देख रहे हैं, एक ऐसा सोल्यूशन लाया जाए जिससे हम लोग ये रोज रोज ये 4-5 साल के अंतराल में ये सब चीज़ से उभर सके। और मेरे ख्याल से जो हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बॉडी बनाना चाहिए, वहाँ पर खुद कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए जिन लोग सारा ये इलेक्शन के चीज़ को देखेंगे और उन लोग वो चीज़ को सटीक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज किस तरह BLO जो ARO बन रहे हैं, कितने स्कूल टीचर्स लोग को ले लिया गया है, तो स्कूल का पूरा एजुकेशन सिस्टम वहाँ कई महीनों तक वो बंद हो गया, बच्चे लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इवन अब तो जुडिशरी में भी इफेक्ट हुआ है, जजेस लोग को ले लिया गया है। तो अगर इस तरह सब सिस्टम में अगर इफेक्ट पड़े तो एक समाज कैसे चलेगा और आम आदमी कितने दिन तक ये सब चीज़ों से जूझते रहेंगे? उन लोगों का क्या गलती है? डेमोक्रेसी हम लोग को पता है किसके लिए, आम आदमी लोग के लिए, उन लोग को सुख सुविधा देने के लिए, समाज का डेवलपमेंट के लिए। अगर इलेक्शन अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही चलता रहा, हम लोग 2 कदम पीछे बढ़ के 2 कदम नहीं 4 कदम पीछे चले आएंगे। तो मेरे राय में इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का जो ये पूरा कंडक्ट करे, पूरा सर्वे से लेके सेंसस से लेके, जिसमें आम आदमी को किसी तरह परेशानी ना हो। आइए बात करते हैं प्रभात तिवारी जी। प्रभात तिवारी जी, आपकी जो तृणमूल कांग्रेस है, हालांकि कहने के लिए वो राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि उसमें कहीं भी किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, तृणमूल कांग्रेस से निकली, उसे तृणमूल कांग्रेस है, तो उसमें कहीं बंगाल तृणमूल कांग्रेस या प्रांतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं, नेशनल। लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि एक सिकुड़ के रह गई ये एक क्षेत्रीय दल में, क्योंकि आपका जो भी राजनीतिक आपकी पहल है, राजनीतिक शक्ति है, वो बंगाल में है, अन्य जगह पर है। तो ये जो है नेशनल आउटलुक आपको माना, क्योंकि आपका तो कोई क्षेत्रीय इंटरेस्ट नहीं है, जो ऑफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई नेशनल आउटलुक है, और आप सेकंड थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। स्थिति CPM के साथ भी कभी यही स्थिति थी, वो बंगाल तक कन्फाइन थी CPM, लेकिन पार्लियामेंट में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो। इस स्थिति को कैसे आप मैंने व्याख्या करेंगे राष्ट्रीय हित में? राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा है कि राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 302 सीट लेकर 2019 में आई थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी ने इतना अच्छा काम किया कि पिछले 2024 के चुनाव में 240 पर अटक गई, जबकि उनका नारा था 400 पार। बंगाल में भी वही हुआ। बंगाल में इनका नारा था 30 के लगभग ये सीट पाएंगे 42 में, और ये 18 से 12 पे आ गए। ये राष्ट्रीय पार्टी का हाल हो रहा है भारत देश में। जबकि TMC पार्टी 22 सीट थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम लोगों ने 2024 के चुनाव में 29 सीट हासिल किया। वही हाथ विधानसभा में भी है। विधानसभा में जो है हर बार जो है हमारी सीटें बढ़ी है, चाहे 2011 देखिए, 2016 देखिए या 2021 देखिए, और इस बार तो हम लोग 250 तक जाएंगे और कोई भी पार्टी 50 के पार नहीं कर पाएगी। तो क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बोलने से नहीं होता है, आपको जनता के बीच में जाकर जनता का काम करना होता है, और जनता के हित में अगर आप काम करते हैं तो आप क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, जनता आपको वोट देती है और जनता आपको सत्ता में बैठाती है। तो ये कोई गुमान में ना रहे कि हम राष्ट्रीय पार्टी का तगमा लेकर हम जो है पूरे भारत को चलाएंगे और अपनी तरीका से चलाएंगे, संविधान को एकदम ताज पर रख देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रख लेंगे, एजेंसियों को अपने पॉकेट में रख लेंगे, SIR गलत तरीके से चलाएंगे, 300 लोग की मौत करवाएंगे, तुरंत आकर जो है इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करवा कर जो है दंगा फसाद शुरू करवा देंगे, IAS IPS की बदली करवा देंगे। ऐसे नहीं चलने वाला है। पहले जनता जो है सरकार चुनती थी, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटर को चुनती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान को देखकर, संविधान को मानकर चलिए। मैं यही यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को कि देखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे आप राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो। और ममता बनर्जी जो है जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ से लेकर संसद तक लड़ाई कर रही है आम जनता के लिए। और जो तो करो हमला, आबार जितबे बांग्ला, जय बांग्ला, माँ माटी मानुष सरकार फिर इस बार आ रही है और चौथी बार ममता दी मुख्यमंत्री बन रही है। श्री प्रभात तिवारी ने कहा कि जो राष्ट्रीय हमारी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका हमेशा ही एक लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।
ताकत बढ़ती है कम होती है। बीजेपी की भी ताकत उन्होंने बताया, कैसे आंकड़ों को देख के बताया कि पहले बढ़ी है, फिर कम हुई है, और कम हुई है। तो ये तो होता रहता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं। ये कहना है प्रभात तिवारी का। इस प्रकार हमने प्रोफेसर नम्रता कोठारी जी से बात की, प्रभात तिवारी से बात की। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल जनता किसके भरोसे। और ब्रेक में जाने के पहले प्रभात तिवारी जी जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, और उसके पहले नम्रता कोठारी जी जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आइए हम बात करते हैं हिंदुस्तान समाचार के ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, आपने तो देखा है काफ़ी, चूँकि आप अखबार से कनेक्टेड लोग हैं, उस टाइम में कांग्रेस का राज था, सत्ता थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है। यहाँ सब क्षेत्रीय दल पनपे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसने क्षेत्रीय इंटरेस्ट के, क्षेत्रीय जो लोकल इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं कर पाए। सिर्फ राष्ट्रीय आउटलुक से काम नहीं चलता, आपको ज़मीन पर उतरना भी पड़ेगा। तो आप एक पत्रकार इसको किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, ये बंगाल की ऐसी राजनीति रही है, यहाँ सरकार किसी की भी हो, एक दौर में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी और केंद्र में भी, लेकिन वही सरकार केंद्र के खिलाफ मुखर रहती थी। यहाँ एक केंद्र विरोधी राजनीति की परिपाटी रही है। अभी प्रभात जी बात कर रहे थे, इन्होंने संविधान की बात की और अपने संबोधन के अंत में इन्होंने जय बांग्ला कहा। अच्छी बात है, बंगाल की जय होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर ये जय हिंद भी बोले होते तो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का जो डिफरेंस है वो यहाँ परिलक्षित नहीं होता। चूँकि हम लोग पार्टियों के अंतर की बात कर रहे हैं तो, और संविधान की भी बात हुई है, तो संविधान की जो आत्मा है वो हमारे प्रस्तावना में निहित है। उसको बोला जाता है, हम भारत के लोग देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब देखिए अंतर क्या है क्षेत्रीय दलों की और राष्ट्रीय दलों में। क्षेत्रीय दलों का क्या है कि क्षेत्रीय मुद्दे हो जाते हैं, स्थानीय चीज़ें हो जाती है, वो कभी कभी भाषा के आधार पे बढ़ जाती है। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय तो थोड़ी बहुत शांति है, लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा है तो बंगाल के कई हिस्सों में, इवन कोलकाता में, जो हिंदी या भोजपुरी बोलने वाले कुछ लोग हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले, फुचका बेचने वाले, आपने देखा होगा कि उनको उनकी भाषा की वजह से कई बार टारगेट किया गया है। ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। स्टेशन पे हिंदी बोलने वाले आदमी को ग्रुप बना करके टारगेट किया जा रहा है कि बांग्ला बोलो, बंगाल में रहते हो बांग्ला बोलना पड़ेगा, नहीं तो रहने नहीं देंगे। यही अंतर है एक क्षेत्रीय पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी में। अब जैसे ही ये बात आती है, किसी बांग्ला बोलने वाले को किसी हिंदी भाषी राज्य में अगर टारगेट किया जाए, या किसी हिंदी बोलने वाले को बांग्ला भाषी राज्य में किया जाए, या साउथ में किसी हिंदी वाले को किया जाए, या किसी नॉन हिंदी भाषी को उत्तर भारत में टारगेट किया जाए, तो हमारे संविधान की जो आत्मा है, हम भारत के लोग इसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने को दृढ़ संकल्पित हैं। वहाँ तो ये संकल्प खत्म हो जाता है, फिर ये जो नफरती चीज़ें हैं, जो भड़काऊ चीज़ें हैं, वो बढ़ती हैं, और ये आगे चल के देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। ये अल्टीमेटली हमारे देश के विकास को रोकेंगी। देखिए, भारत छोटा मुल्क नहीं है, ये नेपाल नहीं है, यहाँ मुट्ठी भर लोग नहीं है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, और निश्चित तौर पर विविधता है, और इस विविधता में एकता बनाकर रखने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी और बनाई। और ये तभी बनी रहेगी जब राष्ट्रीय दलों की तरह क्षेत्रीय दल भी क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद में रहें कोई बात नहीं, लेकिन उससे ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी ने बताया जैसे एक पत्रकार के हिसाब से कि एक अल्टीमेटली राष्ट्रीय हित में लेना पड़ेगा, भले ही वो क्षेत्र दल में हो, लेकिन एक नेशनल आउटलुक बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं फिर डॉक्टर निखिल प्रसून जी से। डॉक्टर निखिल प्रसून, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस ने पूरे के पूरे उस वक्त सारे पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, हर राज्य में डबल, धीरे धीरे उनकी सरकारें जाती गई, और आज स्थिति है कि कांग्रेस की सरकार कुछ में रह गई, हालांकि वो अभी आज भी राष्ट्रीय। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीन वाली जो राजनीति है वो नहीं की, क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया,
और राष्ट्रीय आउटलुक रह गया तो भाजपा की स्थिति भी मैंने जैसे बताई, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आज दक्षिण भारत में कहीं नहीं है वो। केरल जैसे स्टेट में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, बाकी स्टेट में 0 है। ये क्यों होता है? राष्ट्रीय पार्टी के साथ ये समस्या क्यों है? इससे कांग्रेस भी भुगत रही है और इसको बीजेपी भी भुगत रही है। इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अंतिम वक्ता है, इसलिए आप उसका समापन करिए। देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तरह से अभूतपूर्व विस्तार किया है। जिस तरह शुरू में कहा जाता था हिंदी हार्टलैंड काउ बेल्ट की पार्टी है, वहां से निकलते निकलते अगर आपने देखा होगा, आपने देखा है जिस तरह त्रिपुरा में हमारा विस्तार हुआ, समस्त जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां हम कहीं नहीं थे, आज करीब करीब सभी राज्यों में हम हैं। असम के साथ बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं वहां हम हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उभार अपनी चरम पर है और इस बार हम सरकार का गठन करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी पहले से ही कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों में हमारा प्रभाव बढ़ा है। कर्नाटक में तो हमारी सरकारें भी रही हैं और उत्तरोत्तर केरल से हमारे सांसद भी रहे हैं, तो अभी भी हैं, वो मंत्री भी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जो अन्ना द्रमुक के साथ हमारा गठबंधन है वो काफी अच्छा करने जा रहा है और केरल में भी हम अपने प्रभाव का विस्तार करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा यह मानना है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक संघवाद की बात हो, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म हमारे संविधान में अंकित है। अब सवाल यह है कि फेडरलिज्म में दोनों पक्षों को काम करना पड़ेगा, राज्य को भी और राष्ट्र को भी। आपने देखा कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस जो क्षेत्रीय एक बल है या दल है, उसके तत्वावधान में हुआ क्या? आपने देखा कि करीब करीब 40 लाख जो है सो बेरोजगार उनका पलायन होता है, 30 लाख नौकरियां चली जाती हैं और 34,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न 2023 का डेटा है। करीब करीब 20 लाख से ज्यादा जो सरकारी कर्मी है उन्हें 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें डीए न देने के लिए जो सरकारी पैसे से ही यहाँ की सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब डीए देने का आदेश देता है उसे अनुपालित नहीं किया जाता है। यहाँ जो है सो खुदीराम बोस को टेररिस्ट कहा जाता है। यहाँ जो है दुर्गा विसर्जन को लेकर के विवाद किया जाता है। यहाँ आपने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान किया जाता है। आपने यहाँ देखा कि 26,000 नौकरियां चली गई। तो ये सारी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, आज चाय बागान बंद है 80%। यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना, जो आरजी कर की घटना समूचे विश्व को जिसने आंदोलित कर दिया, तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं घटी और कई घटनाओं को यहाँ सजानो गल्प बोल दिया जाता है, फैब्रिकेटेड स्टोरी बोला जाता है। तो क्या इस क्षेत्रीय दल ने इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया? ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों को अपना एक तरह से आत्ममंथन करना चाहिए, एक विचार करना चाहिए कि क्यों क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूर्णतः आत्मसात करके वहां की जनता को संतुष्ट करने में उत्तरोत्तर असमर्थ क्यों होती चली जा रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को इस तरह पीड़ित अवस्था में नहीं छोड़ सकती है। इसलिए हमारा यह राष्ट्रीय दायित्व है कि हम लोग बंगाल की जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके इन क्षेत्रीय दल के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो फैलाई विसंगतियां हैं, जो समाज में एक तरह से पूरी तरह सामाजिक ताने बाने को छिन्न करने की जो बात है, जो सिंडिकेट राज हो, भ्रष्टाचार हो। आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कैसे है? नोटों का पहाड़ मिल रहा है, हर जो भी बहालियां हो रही है सब में करोड़ों रुपए का लेन देन होते चला जा रहा है, लोग बेरोजगार बाहर घूम रहे हैं। तो इन विसंगतियों को हम लोग केंद्र की सरकार चुपचाप बैठ के देख नहीं सकती है। इसलिए यहाँ की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम अपना यहाँ जनता और तृणमूल के खिलाफ इस के बीच में लड़ाई है और हम केवल सहयोगी की भूमिका में है और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, जनता किसके भरोसे, इस बहुत ही अहम और बहुत ही व्यापक विषय पर हमने परिचर्चा की और इसके सभी बिंदुओं पर हमने बातचीत की। राष्ट्रीय दल का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्षेत्रीय दल कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, क्यों होना चाहिए, जबकि दोनों की सीमाओं के बावजूद दोनों की अपनी अपने दायित्व हैं। अंतोतगत्वा जनता का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। नक्सलवाद भी हमारे देश में पनपा इसीलिए था कि क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गया था। एक क्षेत्र बहुत डेवलप हो गया, एक क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ, तो वही वो अभी नक्सल करीब समाप्त हो गए हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी वही हैं। इसलिए सबको सोचना चाहिए कि भले ही राष्ट्रीय दल हो, भले ही क्षेत्रीय दल हो, अंतोतगत्वा ग्रास रूट से विकास होना चाहिए। जब तक हम गांव के अंदर में, जब तक नीचे क्षेत्र का, एक क्षेत्र से बनता है राष्ट्र, प्रांत और प्रांत से बनता है देश। तो जैसे गांधी जी का था फॉर्मूला था कि भाई गांव से प्रांत और प्रांत से देश, नीचे से आपको प्रगति करनी चाहिए, नीचे रूट से आपको प्रगति करनी चाहिए। हम बहुत आभारी हैं प्रोफेसर नम्रता तिवारी जी के,
नम्रता कोठारी जी के, श्री प्रभात तिवारी, ओम प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर निखिल प्रसून के, जिन्होंने इस विषय पर, अहम विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, बहुत मुद्दों पर चर्चा की। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों तो हमें लिख करके भेजिए। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। आप हमें अब अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।